नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने देखा कैसे कंपनी भारत में ट्रेड के बहाने आई, व्यापार के बहाने आई और दीवानी सा अधिकार लेके सानंद से पूरे तरीके से व्यापार करने लग गई और अपने वर्चस्व जमा लिया। उसी को रोकने के लिए और अपने कुछ फायदे के लिए भी ब्रिटेन की सरकार कुछ रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर लगाती थी, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ताकि वो पूरी तरीके से इतने मुनाफे में चली जाए कि ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां उनसे जवाब मांगने लगे ब्रिटेन सरकार से, है ना। इतने ज़्यादा फायदे वो यहाँ पर आने के बाद आ गई थी। जो कंपनी का पॉलिटिकल ये सारी चीज़ें भी वही देखती थी और रेगुलेटिंग एक्ट्स में आगे जाकर गवर्नर जनरल का प्रावधान रखा गया ये सारी चीज़ें में। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जब काल खत्म होता है, उन्हें 1793 में 20 साल की मोहलत दी जाती है कि आप 20 साल ट्रेड करो, उसके बाद आपका काम खत्म, उसके बाद ब्रिटेन क्राउन आएगा। तो 1813 में 20 साल खत्म होते हैं, सिर्फ उन्हें चाय और चाइना से व्यापार करने का अधिकार रहता है। इंडिया में उनका अधिकार खत्म होता रहा। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन को यहाँ पर एक बहुत बड़ी संभावना दिख रही थी कि भारत एक इतनी बड़ी कॉलोनी है, ब्रिटिश कॉलोनी बन जाएगा, क्योंकि पहले कॉलोनियों का जमाना था। अब 1857 में बहुत बड़ी गलती हो गई, ये कह लीजिए एक मौका मिल गया। कैसे? 1857 में रिवोल्ट हो गया मेरठ में मंगल पांडे वोटिंग, है ना। तो उसने क्या करा, मंगल पांडे ने विद्रोह हो गया उनके द्वारा और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इससे एक जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि यार ये तो हमसे विद्रोह करना ही चाह रहे हैं, आज न करते तो आज़ादी मांग ही रहे हैं, एक काम करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं संभल रहा, अब हम संभालेंगे। और वो आते हैं अपने क्राउन रूल लेकर। इसी को कहा जाता है दोस्तों क्राउन रूल। ये 1858 से लेकर 1947 तक रखा था, है ना। अब इसी में क्राउन ने ऐसे ऐसे कानून लाए, ऐसे ऐसे योजनाएं लाए जिससे भारत पर राज किया जा सके, भारत को रूल किया जा सके। उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक साल बाद नहीं। इसमें सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी देखो एबोलिश तो 1813 में इसका ट्रेंड हो गया था, सिर्फ चाय का और उसका बच रहा था, चाइना ट्रेड का। अब 1858 में वो भी कर दिया गया, ठीक है। और जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का बहुत बड़ा कारण था। एक्चुअली जो लोग थे वो विद्रोही बन चुके थे, तो एक विश्वास दिलाया गया इस कानून के द्वारा कि हाँ अब हम देखो राजा आ गए ना, राजा आ गया, अब हम आपको जो है बहुत अच्छा व्यापार करने देंगे, हम आपको बहुत अच्छी गवर्नेंस देंगे। क्या एक लालच दिया गया कि अब आपका अच्छा शासन होगा, ठीक है। तो क्राउन आकर ऐसा किया गया। गवर्नर जनरल जो था, जो कि पहले रखा गया था इंडिया का, कौन था पहले? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। और अब इसको कर दिया गया वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब होता है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा हेड, जो कि ब्रिटेन क्राउन को रिपोर्ट करेगा भारत के बारे में सब कुछ। एक तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाद में आया था, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो वाइसरॉय बना दिया गया। कमेंट करके बताना कि वाइसरॉय सबसे पहले कौन था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब देखो ये छोटे भी ये कानून लाएंगे ना, सब भारत को गुलाम, सब भारत के ऊपर राज करने के लिए लाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही जिनको लगेगा कि राज टूट रहा है तो भारत के पक्ष में कुछ कानून लाए जाएंगे। जैसे कि 1861 में कानून आया 3 साल बाद, उसमें क्या कर रहा है, एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसमें भारत के लोगों को भी काउंसिल, क्योंकि जो वाइसरॉय हुआ करता था उसकी कैबिनेट हुआ करती है, उसके मिनिस्टर्स हुआ करते हैं जो कि राज करेंगे, उसमें भारतीयों को भी अधिकार दिया गया बैठने का, लेकिन नॉन ऑफिशियल रूप से। उनमें कोई अधिकार नहीं दिया गया कि आप कुछ कानून बना नहीं सकते, बस आप एज अ ऑब्जर्वर देख सकते हैं। जिस तरह स्तर दिया गया पावर का, प्रोविंस और सेंटर, ये दोनों पावर बना देगी, है ना। जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सारे काम यहाँ पर होने लगे। अब आता है कुछ ज़्यादा सालों के बाद 1892 का। अब देखो यहाँ पर दोस्तों पावर तो मिल रही है, धीरे धीरे लोग उसमें आ गए। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बजट जो हुआ करता था ऊपर ऊपर से देखा जाता था। अब ये बात क्राउन ही बजट को जो तय करता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन यहाँ भी अधिकार आ गया और मांग भी थी भारतीयों की लेजिस्लेटिव काउंसिल एडवाइजर होगी, जिसमें भारतीय ऑब्जर्वर था,
उसमें ही बजट को डिस्कस किया जाए ताकि हमें पता तो चले कि हमारे पैसे को हो क्या रहा है। तो ये इसमें पूरा कर देंगे 1892 में यह बजट जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही डिस्कस होगा, है ना। और मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई दोस्तों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1909 का देखो यहाँ पे तो सारी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कांग्रेस वगैरह बन गई थी। यहाँ पर अब धीरे धीरे भारत के पक्ष मान रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट पे जब कोई प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, प्रेशर डालता है तो प्रेशर में गवर्नमेंट उसके पक्ष में काम करती है। जैसे 1909 इसमें सबसे बड़ी बुरी बात हुई थी, मॉडल रिफॉर्म लाया गया। मॉडल उस समय को वाइस रहेंगे, उसमें इतना बुरा किया गया कि भारत को कम्युनल के बेस पर रिप्रेजेंटेटिव दिए गए, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट बांट दी गई। इसमें मुस्लिम लीग को भी अलग दे दिया गया। मुस्लिम लीग को हटाया गया कि देखो ये तो एक हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम वाले यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक सेपरेट ले लो और नए हिंदू तुम पर चढ़ जाएंगे और तुम लोग को वोट का अधिकार भी नहीं देंगे और तुम्हारी कोई सीट भी नहीं आया करेगी। ऐसा चाहे अंग्रेजों ने, और फिर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करती, अलग अलग कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, है ना। फिर आगे जाके अभी तक सिख हिंदू से लगे हुए थे, लेकिन यहाँ आगे जाके सिख को भी कम्युनिटी बोल दिया गया होता है हिंदू से, है ना। पार्लियामेंट का रिफॉर्मेंस हो गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर कर दिया गया था। अब आता है उससे 11 बाद अपने क्या था नेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें वो टैग्यू चार्ज में रिफॉर्म किया जाता है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट्स डिसाइड किए जाते हैं, इसमें मुद्दे डिसाइड किए जाते हैं कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स जो स्टेट सेंटर है वाइसरॉय चला है, और निजी जो प्रोविंस है मद्रास मुंबई बड़े बड़े हुआ करते, इनके सब्जेक्ट्स क्या देंगे। जैसे एजुकेशन आज का कॉन्ग्रेंट स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट का जाता है, ऐसे जब सब्जेक्ट्स लिस्ट आउट हुई है ना, फेडरल लिस्ट की जो है वाइसरॉय करेगा, बजट एलोकेशन वाइसरॉय करेगा, अपना अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स पर इलेक्शन ये कराएंगे प्रोविंसेस, है ना। ऐसे बात इसमें करी गई। तो इसमें मंडे चार्टर में अपना ऐसा काम किया गया, बाई कैमरलिज्म लाया गया है इसमें दोस्तों। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा। जब तो नाम थानिक आज रख दिया गया है लोकसभा राज्यसभा, जब पहले था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और काउंसिल फॉर कॉमन्स, ऐसा कुछ नाम था, है ना। तो इसमें दो तरीके की देखो 1990 में आ चुका था जो आज हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, हालांकि प्रेसिडेंट का नहीं था उस समय, वाइसरॉय हुआ करता था क्योंकि ब्रिटेन क्राउन का गिराज था। आगे बढ़ते हैं। 1927 में साइमन कमीशन आया, हालांकि ये ऐप नहीं है लेकिन ब्रिटेन के द्वारा बड़ा ऐप था भारत के लिए। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि भारत में जो कास्ट सिस्टम हो रहा है उसको एक बार इवेल्युएट किया जाए। तो उसी में एक बड़ा फैक्टर ये था कई ब्रिटिश साइमन कमीशन को भारत में डिसाइडेड करने के लिए भेजा गया था कि देख क्या भारत में हालत कैसी, भारत की डेवलपमेंट कैसी हो रही है। सबसे पहले इसका विरोध हुआ था। विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसको कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। इंडियन मेंबर जब होगा नहीं तो भारत की कंडीशन इन्हें बताएगा कौन। ये तो अपने ही नजर से अपने ही आँख से देख के चले जाएंगे भारत को, एक गलत हुआ था। इसलिए नारे लगे थे साइमन गो बैक, है ना। हालांकि इसने सर्वे किया और इसने कुछ रिकमेंडेशन भी देती है कोई भी कमेटी, और जिसने रिकमेंडेशन दी वो वाइट पेपर पर लिखी थी, इसलिए वाइट पेपर रिकमेंडेशन इसको कहा जाता है, वाइट पेपर रिफॉर्म। इसने कहा कि डायरेक्ट को तुरंत अबोलिश कर दो, जो स्टेट है सेंटर है और प्रोविंस है ना, इसमें गड़बड़ी हो रही है, प्रोविंस अपना देंगे अलग चला रहा है, यूनियन का अलग चल रहा है, तो इसको हटा दो, ऐसा रिकमेंड किया गया। हालांकि ऐसा हुआ कि भारत में अभी तक चल रहा है। और जो 3 राउंड टेबल्स जो हुई थी ना, जो पहले राउंड टेबल में गांधी जी गए थे, सेकंड में गए थे मांगा नहीं थी, राउंड टेबल मतलब गोल टेबल पर बैठना, ये सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बातचीत को आगे बढ़ाने का। तो लंदन में वो बहुत करता था, भारत के लीडर्स कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पर जाया करते थे। तो ये किससे शुरू करा था कम्युनिकेशन का एरिया, ये भी साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन से शुरू हुआ था। 1932 में बहुत बड़ी चीज हुई, कम्युनल रिवॉर्ड, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, नाम से मैकडोनल्ड को कम्युनल अवार्ड मिला क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने डिफरेंट सेक्शन को अधिकार दिलाया था जो एससीज होते हैं। और 1930 2 साल पहले ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ दोस्तों, एससी की रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंदाज सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। जैसे यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया
लेकिन गांधी जी का मानना था सेपरेट इलेक्टोरेट मानकर आप अलग ही हो सकते हैं। तो जब आपके ही अलग वोट जाएंगे तो क्या पता कल को एक नया देश और बन जाए। जैसे कि हिंदू सिविल इंडिया द्वारा सेपरेट मांगा ही था, देखो एक अलग देश बन गया, तो ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि फिर गांधी जी ने जो है कोऑपरेट कर और ज़्यादा सीट्स दे दी गई और सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया। हमारे साथ ही होगा 420 स्टेप्स था दोस्तों, पूरा पैक उसे कहते हैं। मैकडोनल्ड को अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कई एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आज के भारत के समय में। हालांकि जब भारत का संविधान बना था तो इस एक्ट को हटा दिया गया था, क्योंकि एक्ट की कोई कमी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल है, और इसमें से 200 शेड्यूल कम से कम 200-250 शेड्यूल भारत के आज के ओरिजिनल संविधान में है। इतना इक्वालिटी एक्ट था ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। ब्रिटेन ने मेरे को लिख के दिया था एक्ट, और ये लिख के दिया था एक्ट। और मजाक की बात ये है कि ब्रिटेन में खुद लिखा हुआ नहीं है उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से चलना। जैसे कि आज ही मन करा कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, एक एक्ट बना दो और पार्लियामेंट पास कर देगी, जाके राजा ने साइन करवा के लिया, ऐसे वो आपको चलता है। इतनी बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ ना फेडरल प्रोविंस, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी, ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर, ये सारी इस वक्त दी गई है ना। तो RBI इसमें बनाने रिजर्व बैंक को 1927 में बना था। तो इससे इम्पोर्टेंट है वुमेन और लेबर को भी अधिकार इसमें दिए गए। वुमेन और लेबर को भी आने की बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन देने की। इसलिए भारत की महिलाओं को अधिकार होता है, रिजर्वेशन होता है। बहुत सारी बातें 1935 के बाद पेड वीडियो करेंगे। इसके बाद आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें दोस्तों PM क्लेमेंटन ने जो है, अब देखा गया कि भारत आज़ाद होने ही वाला है, रिफॉर्म होने लग गए हैं और हर जगह आंदोलन होने लग गए हैं। और इसी में आपका काम किया क्विट इंडिया मूवमेंट ने, प्लस सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी ने, और प्लस आंदोलन ने बाहर खड़े जापान की आर्मी ने। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप ले लो, 30 जून 1948 को हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारा शासन एंड हो जाएगा। उससे पहले तुम अपना संविधान बनाना ताकि तुम चल सको अच्छे से, ठीक है। फिर 1946 में एक इंटरव्यू गवर्नमेंट बनाकर सेंट्रल असेंबली बना दी गई। फिर क्या हुआ, जो है 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान आ गया था। सेंट्रल असेंबली को मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, ठुकरा दिया था, इसीलिए उनको एक अलग पाकिस्तान भी दिया गया, जिस माउंटबेटन ने बांटा। कैसे बांटा देखा नहीं, विंड शो की कहा है मैं है ना, रेड क्लिफ लाइन जिससे कहते हैं। और पुलिस स्टेशन से इसावादा एरिया पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल एरिया, इधर का नीरू था, ऐसे बांट दिया गया, ठीक है। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस हमें मिल गया 1947। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक एक्ट है, फिर कभी भी खत्म किया जा सकता है। एक्ट खत्म, भारत को गुलाम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत का कोई गुलाम नहीं कर सकता, भारत की सेना बहुत सशक्त है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस भी हमने आज़ादी दे दी थी ना, हमने सारी चीज़ें हटा दी थी, अबलिश कर दी थी हमने। जो है गवर्नर जनरल एबलिश कर दिया था, वाइसरॉय एबलिश कर दिया था, कई चीज़ें हमने। जो धब्बा थे भारत के ऊपर अंग्रेज सरकार का, वो सब हटा दिया था, वाइसरॉय वगैरह 50 सरकार के। और हमने 1935 का एक्ट भी हटा दिया था, हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी हटा दिया था, क्योंकि अब तक हमारे सॉवरेन है, हमारे इस पार्लियामेंट सॉवरेन हो गई, भारत देश सॉवरेन हो गया है, संप्रभुत्व हो गया है। तो इस एक्ट की जरूरत है। हमने ये एक्ट बस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसको हटा के बाहर पहन दिया, और भारत अब एक आजाद देश है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जब तक के लिए